आज आपको जो पिछली क्लास में टास्क दिया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 81 तक, उन अनुच्छेदों के बारे में 1 से लेकर 81 तक अभी बता रहा हूँ। हाँ, करें शुरू। तो 1 से 81 तक पढ़ने के लिए अपने लगभग 5 भाग आ जाते हैं। कितने भाग? 5। लेकिन 4 के तक तो कंप्लीट है ही, 5वें भाग का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं अपन। इसमें समझने की बात यह है कि अनुच्छेद 1 जो है वो अनुसूची 1 भी वही है, अनुच्छेद 1 भी वही है और भाग 1 भी वही है। अनुसूची 1, अनुच्छेद 1 और भाग 1, उल्लेख एक ही बात का है और वो बात क्या है? भारत के राज्य और संघों का उल्लेख। भारतीय राज्य और संघों का उल्लेख यानी नाम का उल्लेख कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, इस बात का उल्लेख कहां पर मिला है? अनुच्छेद 1 में। भाग 1 हो गया। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 है। तो अनुच्छेद 1 में राज्य और संघ, 2 में नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और नए राज्यों के गठन। क्लियर? इस काम को करेगी कौन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार यह कार्य संसद करेगी, जो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। अनुच्छेद 4 में राज्यों से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन। क्लियर? भाग 1 कंप्लीट हुआ। भाग 2 में नागरिकता है और भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है जरूर, लेकिन भारतीय नागरिकों को इस प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं है। हम किसी स्टेट के नागरिक नहीं, हम किसी गांव के नागरिक नहीं, हम इंडिया भारत के नागरिक हैं। हमको एक ही नागरिकता प्राप्त है। तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 5 में क्या है? सामान्य नागरिकता, यानी नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या आधार हैं। आपको भारत की नागरिकता कैसे मिली है या कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस तरह अर्जित कर सकता है, इस बात का सारा प्रावधान अनुच्छेद कितने में मिलेगा? 5 में। उसके बाद में भाग अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 और 7 उस समय के लिए थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये 10 वर्षों के लिए लागू किए गए अनुच्छेद है कि भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान से या पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत से, तो पाकिस्तान का कोई नागरिक अगर भारत आएगा तो अनुच्छेद 6 के तहत, ठीक है, और भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान जाएगा तो अनुच्छेद 7 के तहत। कुल मिलाकर एक यूनिक टेक्निकल शब्द है आवर्जन और प्रवर्जन। आएगा तो आवर्जन, जाएगा तो प्रवर्जन। और भारत पाकिस्तान के अलावा अगर किसी दूसरे देश में आते और जाते या वर्तमान में पाकिस्तान से भी आते जाते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद 8 और 9। वर्तमान में अनुच्छेद ये कह सकते हैं अपन कि अनुच्छेद 6 और 7 निरसित हो गए हैं। निरसित होने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या से हटा दिया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका वर्तमान में प्रभाव समाप्त हो गया है। 8, 9 में फिर आवर्जन प्रवर्जन था। 10 में किस तरह आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, किस तरह भारत की नागरिकता को रद्द किया जा सकता है, इस बात का जो प्रावधान है किस किस तरह किया जाएगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 10 में है। और 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन अगर करना है तो अनुच्छेद किस में होगा? चाहे जैसे रोहिंग्या शरणार्थी आए हो या किसी और कोई शरणार्थी भारत में आए हो तो उनको नागरिकता तो देंगे, तो उनके लिए अगर किसी प्रकार का संशोधन करना पड़ता है तो अनुच्छेद 11 में के तहत होगा। संविधान संशोधन अलग चीज है, नागरिकता से संबंधित संशोधन है वो अनुच्छेद 11 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करता है और राज्य शब्द का मतलब क्या होगा वो आज मैं बता देता हूं आपको कि भारत का जहां तक अधिकार है, भारत का जहां तक अधिकार है और
उस अधिकार क्षेत्र में भारत की ही प्रशासनिक व्यवस्था है, न कि किसी स्टेट की। राज्य के अंतर्गत, राज्य का मतलब है सरकार। सरकार कौन सी? भारत सरकार। भारत सरकार से जो अनुभूति प्राप्त करता है, जो कुछ राशि प्राप्त करता है, वो प्रत्येक केंद्र, कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट, चाहे पंचायती राज, चाहे नगरीय स्वशासन, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, जो कुछ भी है वो प्रत्येक राज्य के अधीन आएगा। बात समझ में आई? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि जिस तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का हमें अधिकार देता है, उन्हीं अधिकारों के तहत अनुच्छेद 13 भी हमें अधिकार देता है अधिकारों को पुनरावलोकित कराने का। मतलब सरकार हमारे अधिकारों को कम करने के लिए अगर किसी प्रकार का कोई एक्ट लाती है, किसी प्रकार का कोई कानून लाती है, तो उसके लिए इसमें 3 प्रावधान है। पहली बात, सरकार अब एक्ट लाती है और पहले वाले प्रभाव यानी संविधान के मूल ढांचे को अगर प्रभावित करती है तो नया प्रभाव लागू नहीं होगा। अगर सरकार कोई नया एक्ट लाती है और पहले वाले प्रभाव में कुछ डिफरेंट आ रहा है, मतलब हम एक पन्ना लेकर आए, उसमें 10, 12, 15, 20 नियम है, उन नियमों में से कोई 1 या 2 नियम जो संविधान के ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं या मूल अधिकारों को कम कर रहे हैं, तो उस नियम को हटा दिया जाएगा। अगर हटाया नहीं जाता है तो वो मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं होगा, मूल अधिकारों पर हावी नहीं होगा। कुल मिलाकर ये भी हमें अधिकार देता है कि हमारे जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, उनको कम नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर न्यायिक पुनरावलोकन और विधि शब्द की, हालांकि स्पष्ट रूप से विधि नहीं लिखा है वहां पर, लेकिन विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो सारी चीजें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है। न्यायिक पुनरावलोकन भी 13 में वर्णित है। मूल अधिकारों को अल्पीकरण नहीं किया जाएगा, ये भी अनुच्छेद 13 में वर्णित है। मूल अधिकारों में किसी प्रकार का कमी नहीं की जाएगी, अल्पीकरण नहीं किया जाएगा, वो भी अनुच्छेद 13 में वर्णित है। 12 और 13 क्लियर? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। विधि के समक्ष यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? समान है। अनुच्छेद कितने में है? 14 में। अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव नहीं करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? 15। अनुच्छेद 16 भी इसी प्रकार का है, लेकिन वो क्या कहता है? लोक नियोजन या लोक अभियोजन यानी सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार देता है। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, एक तो समानता का अधिकार है यानी अवसरों की समानता, और एक विधियों का समान संरक्षण, 2 चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब इसको समझने की कोशिश करना, किसी आडंबर या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं, अपने ज्ञान को, विवेक को यूज में लेकर इसको समझना। अनुच्छेद 16 को, अनुच्छेद 16 जिस तरह अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 16 भी समानता का ही अधिकार देता है, अवसरों में समानता। लेकिन इस बात का कतई मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, चाहे कोई बच्चा प्राकृतिक रूप से किसी तरह, मान लीजिए हम 2 भाई हैं, एक भाई प्राकृतिक रूप से या तो विकलांग हो या फिर सामान्य बालकों से वो पिछड़ा हुआ हो, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसको बराबर लेकर आए। अब बराबर लाने के लिए, जैसे विकलांग है तो विकलांग दौड़ तो नहीं सकता, या फिर कम विकलांग है तो दौड़ भी सकता है, तो कम दौड़ सकता है वो, तो उसको टाइमिंग निर्धारित किया जाएगा कि अगर एक सही व्यक्ति 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर सी बात? और नैसर्गिक, और समझ लो, जैसे पीटी में पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ का समय अगर 25 मिनट है तो महिला के लिए वहां 35 मिनट मिलेगा। क्यों? वो नैसर्गिकता है कि उसकी जो प्राकृतिक जो क्षमता है वो कम है,
तो उसको बराबर लाने के लिए इस प्रकार की छूट दी जाती है, जिसे विधियों का समान संरक्षण कहते हैं। उसी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि जो पिछड़ा है उसको कहां पर लाया जाए, बराबर पर लाया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है खतरा, यानी अनुच्छेद 17 ये कहता है कि आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, यानी छुआछूत नहीं करेंगे। भेदभाव और समानता में अंतर है। भेदभाव, छुआछूत जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो सारी चीजें इसमें प्रावधान है, लेकिन आप किसी प्रकार का इस तरह का अस्पृश्यता निवारण संबंधी इसके लिए कानून बनाया गया 1955 में, अस्पृश्यता निवारण कानून। क्लियर। अनुच्छेद 18 कहता है कि हाँ, आप हिंदुस्तान में जन्मे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 सभी जब 17 तक आपको समानता के अधिकार देते हैं, तो क्यों नहीं अनुच्छेद 18 भी आपको समानता का अधिकार दे। इसलिए आप अपने नाम के आगे किसी प्रकार की ऐसी उपाधि का प्रयोग ना करें ताकि आप सुप्रीम बने उससे। हाँ, आपने आपकी मेहनत से, यानी शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में अगर कोई उपाधि अर्जित की है तो उसको आप उपाधि के रूप में लगा सकते हैं। जैसे कोई पीएचडी करता है तो डॉक्टर लगाता है, तो वो उसकी शिक्षा का क्षेत्र के तहत अधिकार है। मैंने किसी को डॉक्टर कह दिया, इससे वो डॉक्टर नहीं बनने वाला। बात समझ में आ गई। वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। क्लियर। अगर उसका पेशा है, क्या पेशा, तो पेशे के रूप में रहेगा, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है इसलिए वो डॉक्टर है, या फिर उसने पीएचडी की है इसलिए वो डॉक्टर है। क्लियर। किसी के द्वारा प्रतिभूति के रूप में प्राप्त उपाधि अर्जित नहीं होगी। हिंदुस्तान का अगर कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य का मतलब किसी राष्ट्र से, अगर किसी प्रकार की कोई उपाधि धारण करेगा तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बात भी अनुच्छेद 18 में लिखी है। अनुच्छेद 18 के भी प्रावधान है 1, 2, 3, 4। ठीक है। अनुच्छेद 19, ये 5 अनुच्छेदों में 14 से 18 तक समानता का अधिकार हुआ है। किसका अधिकार? हमें 6 अधिकार वर्तमान में प्राप्त है। मूल संविधान में हमें 7 अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार प्राप्त है। एक अधिकार जो प्राप्त था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों में आपको प्रदत्त था, एक अनुच्छेद 19F और एक अनुच्छेद 31। लेकिन इन दोनों को कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 लागू हुआ 1979 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 12 में डालकर, भाग 12 में अनुच्छेद 300 के में डालकर जो मूल अधिकार था वो संवैधानिक अधिकार पहले भी था, लेकिन अब मूल अधिकार में होकर विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, अधिकार है। ये नहीं कह सकते अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। यानी उसकी जो पावर थी वो पावर क्या कर हो गई, अब कम हो गई है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम के तहत जो भी हम आज गतिविधि कर रहे हैं, फ्रीडम के भी 2 महत्व है। ध्यान रखना, आप जब पढ़ोगे स्वतंत्रता को कभी पढ़ो तो आपको मिलेगा वहां पर फ्रीडम के 2 महत्व है। हाँ, आपको फ्रीडम दी जाती है, आप बोले, उठे, खाए, पिए, चले, जो भी काम करें, रहने की स्वतंत्रता दी जा रही है। यानी बोलना, सभा करना, समिति बनाना, घूमना, रहना और रोजगार प्राप्त करना, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान आपको देता है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक नियमों में रहकर क्या दी जाती है आपको? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ बोलेंगे, देश के खिलाफ कोई कृत्य करेंगे। बात समझ में आ गई? जिस क्षेत्र में भारत सरकार का प्रतिबंध है तो आप क्या उस क्षेत्र में निवास करेंगे? नहीं करेंगे। स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता में हमारी में निर्बंधन है, स्वतंत्रता में बंधन है। आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है।
सिंपल सी बात यह है, अपन है तो ये थोड़ी है कि अपन को स्वतंत्रता दे रखी है, चाहे घर वालों ने दे रखी है, चाहे जैसे भी दे रखी है, तो हम जैसे जो करें जो चाहे नहीं कर सकते ना। तो उसी तरह देश में भी उसी तरह की आपको स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन निर्बंधन के तहत स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, जिसमें बोलना, सभा करना, समिति बनाना, घूमना, रहना और रोजगार प्राप्त करना। ठीक है। 19A के तहत ए बड़ा और एक छोटा। ए के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं और दी गई है। झंडा फहराना, प्रेस की स्वतंत्रता और RTI यानी सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार को अगर अपन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करें तो 12 अक्टूबर 2005 को अजमेर तिलोनिया गांव की रहने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के द्वारा काफी संघर्ष किया, और उस संघर्ष के हालांकि केवल अरुणा रॉय का नहीं है इसमें योगदान, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन फाइनली जो लागू करवाया वो अरुणा रॉय के प्रयासों से हुआ है। और 12 अक्टूबर को इसीलिए हम सूचना का अधिकार दिवस मनाते हैं। सूचना के अधिकार का एक अलग अध्याय है कि आप किस क्षेत्र में किस तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, आपको कितना शुल्क लगेगा, कितने दिन के अंदर आपको सूचना दी जाएगी। इमरजेंसी में 48 घंटे के अंदर आपको सूचना दी जाएगी। सामान्य रूप से 1 महीने के अंदर आपको सूचना दी जाएगी। सामान्य रूप से आप मात्र 10 रुपए का शुल्क देकर आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के एक RTI का जो अधिकार है उसके तहत आपकी नियमावली है। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष कर दिया या ज्ञात में कर दिया या अज्ञात में कर दिया, जरूरी नहीं है ज्ञात में किया तो भी, अज्ञात में किया तो भी दोष तो हो गया। लेकिन दोष हो जाने के बाद ये नहीं है कि उसने मर्डर कर दिया तो उसका भी मर्डर किया जाए। क्लियर? उसने चोरी किया तो इसका मतलब उसकी चोरी की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी दंड तो दिया जाएगा, लेकिन दंड उसके संरक्षण के तहत दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 इसकी महिमा अपार है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या करना किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या स्वयं संविधान भी नहीं कर पाया है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या का एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 21 का बहुत बड़ा विस्तार है, जितना संविधान नहीं है उससे भी ज्यादा हमारा अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर आपके प्राण और देह को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो हम तुरंत, हमारा दिमाग रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन करने का भी अधिकार हमें अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। रिएक्शन के तहत आप कोई किसी भी प्रकार की रेट लगाए कि हमको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, शुद्ध वायु नहीं मिल रही, शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही, ये सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। आपको घूमने फिरने, टीवी देखने, मोबाइल चलाने के भी अधिकार अगर दिए गए हैं तो वो अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हैं। क्लियर? अनुच्छेद 21A वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हमें शिक्षा का अधिकार देता है। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा है। क्लियर? फिर आता है अनुच्छेद 22 जो हमें सामान्य संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 अधिकार बदल जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप कहीं कंफ्यूज है? अनुच्छेद 23 में कोई बताएगा क्या लिखा है? मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी हो सकती है, सागड़ी प्रथा हो सकती है। लेकिन अनुच्छेद 24 में जो लिखा है वो है बाल श्रम। बलात् श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में, बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 में। किसी प्रकार की मानव की खरीद फरोख्त, जैसे ये पशु संपदा का आदान प्रदान करते हैं, खरीद फरोख्त, तस्करी, तो वो तस्करी मानव की भी की जाती है, तो वो तस्करी, मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 लगाता है। बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 लगाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जा सकता।
शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद हमें एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत चाहे आपने जिस धर्म में जन्म लिया हो उससे कोई आशय नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आप अपने अनुसार किसी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। जन्म लेना एक नैसर्गिक प्रकृति है, धर्म का अनुसरण करना एक बौद्धिक मानवीय प्रकृति है। बात समझ में आ गई? ये जरूरी नहीं है कि अपन ने कोई किसी भी धर्म में जन्म लेकर किसी प्रकार का दोष कर दिया, वो अपना दोष नहीं है, वो नैसर्गिक है। क्लियर? तो आपको किसी धर्म के नियम, किसी धर्म की कुछ अच्छाइयाँ लगती हैं तो उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। अपने धर्म में रहकर, मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में जिसमें आप हैं उस धर्म में रहकर भी आप दूसरे धर्म की बातों का पालन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। मानना, प्रचार करना, सभा जो भी है, सभा करना, समिति बनाना, वो सारे अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 उस धर्म के अनुसार हमें किसी संगठन, ट्रस्ट, संस्था, मंदिर, मस्जिद जो भी है, अपने पूजा स्थल धर्म से संबंधित उनको धार्मिक संगठन बनाने का हमें क्या देता है? अधिकार देता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि आपके धर्म के कुछ लोग मिलकर किसी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या धार्मिक क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस राशि को जो इकट्ठा किया है उस पर टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। दूसरी बात, यानी वो एक डोनेट सिस्टम हो गया, डोनेट है तो डोनेट चंदा। दूसरी बात, आप कोई मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, संस्था जो भी बना रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति को इस तरह बाध्य नहीं कर सकते कि आपको इतने तो पैसे देने ही पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? हालांकि हमारे समाज में कुछ दोष है, जैसे बात समझ में आ गई ना उस दिन की कि 5 व्यक्ति मिलकर और कोई संगठन में पैसा दे रहे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं छठा व्यक्ति उस संगठन में पैसे दूं। आप किसी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव, इस तरह का संविधान अधिकार नहीं देता है। चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 27 के बाद आता है अनुच्छेद 28 इस बात को कहता है कि हमारा जो राज्य है, राज्य मतलब नॉट स्टेट, हमारी जो सरकार सारी है, स्टेट के मतलब समझ गए, राज्य का मतलब समझ गए, पूरा देश, और देश के अधीन जो भी है, चाहे हमारा कोई सी भी संस्था है, चाहे हमारी पंचायत समिति है, एक नगर पालिका है, कोई भी मान लो उसको, सारी संस्था आती है उसमें राज्य में, तो वो किसी विशेष धर्म का संरक्षण नहीं करेगी, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगी। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य होने के साथ साथ एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार पंथ निरपेक्षता शब्द एक अपने आप में यूनिक शब्द है। उसके बाद में अनुच्छेद 28 के अगला अधिकार अपवाद आपको लग सकता है कि कोई धर्म है, तो अनुच्छेद 16 में जो लिखा है ना, वो मैंने आपको बताया था, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब कोई वर्ग अगर पिछड़ा हुआ है तो उसे बराबर लाने का अधिकार गवर्नमेंट प्रावधान कर सकती है। उसके तहत अनुच्छेद 29 और 30 का प्रावधान है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है। बात क्लियर हो गई? चाहे आप अल्पसंख्यक जो भी है, जरूरी नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ, हिंदुस्तान में तो बहुसंख्यक हिंदू हैं और अल्पसंख्यक अन्य सभी धर्म हैं। उसी तरह जैसे श्रीलंका की बात करते हैं अपन, श्रीलंका में जो हिंदू हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, सिंगली तो है, वो तमिलनाडु से जो गए हैं, हाँ, तो वो तमिल भाषी अपने आप में क्या है, अल्पसंख्यक है, तो उनको अल्पसंख्यक के तहत वो वहां पर आरक्षण मांगते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31 मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन वो निरसित हो गया है या फिर
मतलब मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक, विधिक या संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। 300 के भाग 12। अनुच्छेद 32 आपको जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का मूल है, जनक है। यानी आपके किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके तहत कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये 5 रिट जारी करता है। अनुच्छेद 33, 34, 35 को आप शॉर्ट में याद रखेंगे, क्या है? सेना का शासन। और अनुच्छेद 35 को आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि सरकार किसी भी प्रकार की विधि, कानून बनाएगी तो अनुच्छेद 35 के तहत बनाएगी। ये तो हुआ भाग 3 कंप्लीट, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब अगर मूल अधिकार नहीं होते तो संविधान हमारे किसी काम का नहीं। उसके बाद में आता है भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार को ये निर्देश दिया है, हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए निर्देश है कि वो समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या बनाएगी? नीति बनाएगी। 35 में जो विधि निर्माण होना है वो सेना के लिए, सबके लिए। अनुच्छेद 36 जो अनुच्छेद 12 है वो अनुच्छेद 36 है, राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि अगर सरकार नीति नहीं बनाती है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में रिट योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये 37 में दिया है। अनुच्छेद 38 आपका एक सामाजिक विकास करने के लिए निर्देश, समाज का विकास करने के लिए गवर्नमेंट नीति बनाएगी अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 39 के तहत कल्याणकारी राज्य की स्थापना के तहत आर्थिक विकास करेगी, आर्थिक विकास के लिए नीति बनाएगी। अनुच्छेद 39 ए भी है, अनुच्छेद 39 बी भी है। अनुच्छेद 39 को जरूर याद रखना है, निःशुल्क न्यायिक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है, तो निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान करेगी गवर्नमेंट, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्वयं न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 40 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन, महात्मा गांधी का सपना, ग्राम स्वराज की अवधारणा। अनुच्छेद 41 विशेष प्रावधान करता है जिसमें विकलांग हो सकता है, कोई परित्यक्ता, कोई बेसहारा, कोई ऐसा है व्यक्ति जिसके लिए नीति बनाने का जो निर्देश है वो अनुच्छेद 41 के तहत है, चाहे विधवा पेंशन योजना ही क्यों ना हो। क्लियर? अनुच्छेद 42 महिलाओं को विशेष अधिकार देता है, महिलाओं के लिए नीति बनाने का अगर कोई निर्देश देता है तो अनुच्छेद 42 देता है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों की उद्योगों में भूमिका या उद्योगों में कर्मकारों की भूमिका, यानी कर्मकारों के लिए है। और अनुच्छेद 41 ए उद्योगों में कर्मकारों की भूमिका, 43 और 43 बी सहकारी समितियों का गठन। क्लियर? 44 सेंसे में 4 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 का लास्ट वर्ण जो है वो 5 है, 5 जो है 6 से कम है। आप याद रखेंगे 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का जो प्रावधान है अनुच्छेद 46 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 47 वेट को 47 वेट का मतलब है, मतलब इस गाने से अपन जोड़ रहे हैं महिला का वेट कम से कम 47-48 होना चाहिए। ठीक है, तो 47 का मतलब 47 कब होगा? जब वो महिला कुपोषण का शिकार नहीं होगी। क्लियर? तो स्वस्थ राज्य, स्वस्थ नागरिक की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के द्वारा प्रदान की गई है। और जैसा कि आपने अभी एक दिन पहले कमेंट किया था अनुच्छेद 48 का, 48 ए, अनुच्छेद 48 में क्या है? वन एवं वन्य जीव संरक्षण और पशुपालन। पशुपालन का उल्लेख है अनुच्छेद 48 में और वन एवं वन्य जीव संरक्षण है अनुच्छेद 48 ए में। क्लियर? अनुच्छेद 49 कहता है कि
ऐसे स्थान जो हमारे प्राचीन काल में इतिहास को संजोए हुए थे, ऐसे संजोए हुए स्थलों का आप क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। कुल मिलाकर ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 मतलब 50 का मतलब अलग अलग आधा आधा। मतलब यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में विदेश नीति क्या लिखी है? विदेश नीति। 52 से और 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या तरीका है? एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 कार्यकाल कितना है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति एक बार से अधिक बनना चाहता है तो बन सकता है, कितनी भी बार। ये नहीं है कि अमेरिका की तरह केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता, यानी आपको संसद का सदस्य बनने की योग्यता नंबर 1। ये बात कभी मत बोलना कि अगर राष्ट्रपति है वो तो उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो कम से कम संसद का सदस्य बन सकता है। उसके बाद अब संसद का सदस्य बन सकता है तो वो भारत का नागरिक होगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद को धारण के लिए नहीं हो। और अनुच्छेद 59 में जो निर्योग्यता दी गई है वो दिवालिया, पागल, विकृत चित्त इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के नागरिकों की रक्षा और उनके कल्याण की और भारतीय संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाने चाहिए। अनुच्छेद 63 कहता है कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 इस बात को कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कोई कार्य तो है नहीं, कार्य नहीं है तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 हो गया। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? हालांकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष यानी सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हाँ, मतलब ये इसमें यह है, मैं बताऊं, राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उसके कार्यों को करेगा। अनुच्छेद 66 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्लियर? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 67 में कार्यकाल। 68 में वह राष्ट्रपति का जो पद है ना वो कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 68 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त, उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया है तो आप उसको जल्दी से जल्दी भर दो, टाइमिंग फिक्स नहीं है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ।
शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 70 वही है जो अनुच्छेद 65 में है। थोड़ा सा फर्क है कि अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा, अनुच्छेद 65 में आकस्मिक रिक्तता, अचानक कोई रिक्तता हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 71 अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, लघुकरण, परिहार और क्षमा, 3 चीजें ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 53 को याद करेंगे। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां, अनुच्छेद 73 राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 74 भारत की एक मंत्री परिषद होगी। ध्यान देना लैंग्वेज क्या है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि बहुमत दल वाले नेता, ध्यान से सुनना, बहुमत दल वाले नेता से पहले। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये तो अनुच्छेद 75 है। 75(1) में लिखा है कि बहुमत दल वाले नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, भारत सरकार का सरकारी वकील, सर्वोच्च विधिवेत्ता। अनुच्छेद 77 ये कहता है कि हिंदुस्तान में यानी भारत में जो भी कार्य होगा वो भारत सरकार के नाम से होगा। भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति के नाम से होगा, चाहे उसको करने वाला कोई भी है। अनुच्छेद 78 कहता है कि चाहे करने वाला कोई भी है लेकिन उसकी प्रतिवेदना राष्ट्रपति तक पहुंचना जरूरी है, यानी समय समय पर उसको राष्ट्रपति को अवगत कराया जाएगा। भारतीय संविधान ये बात को कहता है कि कार्य प्रधानमंत्री करवाता है, प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत करवाएगा। अनुच्छेद 79, 80, 81 में संसद का स्वरूप है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा को परिभाषित करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा को परिभाषित करता है। इस तरह आपने अनुच्छेद 1 से लेकर 81 तक कंप्लीट किए। आपको भी इसी तरह आना चाहिए। क्लियर? धन्यवाद।